हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम या कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे टू एनालाइज द डेटा फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर सिस्टम या CVRS जिसको कहते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन मिक्सचर जो है ना, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, उसका वॉल्यूम जो है ना विद द टाइम चेंज हो रहा है। तो कैसे इसको डील करेंगे, कैसे उसका वॉल्यूम निकालेंगे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो पहले लेकिन हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कौन से रिएक्शन सिस्टम को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कहेंगे और कौन से रिएक्शन सिस्टम को हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम कहेंगे। मतलब बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन सिस्टम कांस्टेंट है या कोई रिएक्शन सिस्टम वेरिएबल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका कांस्टेंट वॉल्यूम CVRS में पहली कंडीशन ये है कि अगर कहीं पे भी मेंशन हो कि वो रिएक्शन कैसे है, लिक्विड फेज रिएक्शन हो, लिक्विड फेज रिएक्शन हो या लिक्विड फेज रिएक्शन हो या एक्वस फेज रिएक्शन हो, एक्वस फेज रिएक्शन। तो अगर कहीं पे भी रिएक्शन में अगर ये मेंशन कर दे कि वो जो रिएक्शन हो रही है लिक्विड फेज रिएक्शन है, एक्वस फेज रिएक्शन है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 99% ये हम लोग मान ही लेंगे कि वो कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है या कांस्टेंट वॉल्यूम मान लेंगे उसमें कि वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है वो। अब दूसरा केस क्या बनता है कि लिक्विड फेज में होगी, एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देंगे। दूसरा केस है कि गैस फेज रिएक्शन अगर हो रही है, या गैस फेज रिएक्शन से पहले ऐसा एक केस ले लेते हैं जहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है लेकिन हमें ये नहीं इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो लिक्विड फेज में है या गैस फेज में। भाई बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस होंगी, वो लिख देगा लेकिन ये मेंशन नहीं करेगा कि एक्वस फेज में है या लिक्विड फेज में रिएक्शन है। तब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब फॉर द केसेस वेयर इट इज़ नॉट मेंशन, फॉर द केसेस where the reaction it is not mentioned, whether it is not mentioned that it is a liquid phase reaction, it is not mentioned that reaction is liquid or gaseous phase, that reaction is liquid or gaseous phase, liquid or gaseous phase, gas phase। बेसिकली ये ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ये ना बताया जाए कि ये लिक्विड फेज में हो रही है, गैस फेज में रिएक्शन हो रही है, तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन मोल ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? चेंज इन मोल, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जो रिएक्शन मिक्सचर हो, रिएक्शन हो रही है तो मोल्स फॉर्म हो रहे होंगे, मोल्स डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अभी कितने हैं और टोटल इनिशियली हम लोग कितना मोल्स हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर में डाला था, उसमें क्या चेंजेस हैं क्या। अगर चेंजेस हैं तो इसका मतलब फिर हम लोग उसको फर्दर एनालाइज करेंगे कि मोल कम हो रहे हैं या मोल ज़्यादा हो रहे हैं। तो कोई एक रिएक्शन सिस्टम ले लेते हैं, स्मॉल ए, एक कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी गिव्स टू एक सी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सी आपका प्रोडक्ट है, एक डी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका, डी एक प्रोडक्ट है। तो कोई इस तरह की रिएक्शन हो रही है, उसमें एक रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी से रिएक्ट कर रहे हैं, एक सी बन रहा है, एक डी बन रहा है। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में एक नंबर्स के फॉर्म में लिखे हैं, तो अगर जैसे एक लिखें कि जैसे एक N2 एक रिएक्शन है, N2 बेसिकली एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन करके बना रहा है आपका नाइट्रोजन बना रहा है प्लस हाफ ऑक्साइड O2 बना रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं क्या। तो नंबर ऑफ मोल देखना है चेंज, क्या हमें ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हम करते हैं टू ऑब्जर्व change in the number of moles, change in number of moles
वी बेसिकली ऑब्जर्व, जो हम लोग देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व change in stoichiometric coefficient, change in stoichiometric coefficient। बेसिकली क्या कह रहे हैं हम लोग कि देखेंगे रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है और प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। तो रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है, और प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है और 0.5 यहाँ पे है। तो प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का समेशन कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 1 + 0.5 = 1.5, और सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अब एक सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे 1 होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है, चेंज है। तो इन दोनों में चेंज है, मतलब आपके जो मोल्स फाइनली फॉर्म हो रहे हैं वो ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन सिस्टम जो है ना, वो फॉल करेगा वेरिएबल वॉल्यूम में, जहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो रहे हों। और नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो रहे हों इसका मतलब कि वहाँ पे आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ना चेंज हो जा रहे हों। तो बेसिकली अगर प्रीवियस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स को हम लोग कहेंगे कि डेल्टा एन, या देख लिया जाए तो चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स देखने के लिए हम प्रोडक्ट के मोल्स ऐड कर देंगे फॉर द चेंज ऑफ मोल, फॉर चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, प्रोडक्ट के मोल से, प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे, और इसको जो बोलते हैं वो डेल्टा एन बोलते हैं। हम लोग डेल्टा एन एक नंबर जस्ट बेसिकली दे देंगे कि डेल्टा एन है। अगर डेल्टा एन जो है मतलब पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अगर इन दोनों में डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे 1 + 1.5 आया था, यहाँ पे 1 था, तो इन डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कभी कभी 0 भी हो सकती है। भाई जब ये दोनों का प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक का समेशन दोनों बराबर आ जाए तो उस वक्त क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एन की कितनी कंडीशन हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो कंडीशन हो जाएगी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, या एक हो सकता है ये नेगेटिव आए, या एक हो सकता है ये 0 के बराबर आए। तो जब 0 के बराबर आ जाएगा तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो जाएगा। कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, अगर ये आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बेसिकली कोई नंबर आए, तो वो हो जाएगा आपका वेरिएबल वॉल्यूम। तो वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम है ये। तो वो केसेस, ये केस हो गया जब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को इक्वेशन में दिया नहीं हुआ है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कह रहे हैं, फेजेस नहीं बताई हुई हैं कि रिएक्शन जो हो रही है वो लिक्विड फेज में रिएक्शन हो रही है या गैस फेज की रिएक्शन में हो रही है। जस्ट ये बोल दिया जाए कि ये रिएक्शन हो रही है, आप बताइए कि ये इस वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम का एग्जांपल है या आपका कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम का है। तो बेसिकली उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं कि क्या रिएक्शन के बाद चेंज हो रहे हैं कि नहीं चेंज हो रहे हैं। तो अगर रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसमें वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। तो अगर इसी तरह देखा जाए एक चीज़, और गैसियस फेज की बात करें अब हम लोग, तो अभी तक तो लिक्विड, ये पहला वाला लिक्विड फेज था, दूसरा क्या केस था कि उसमें कोई फेज मेंशन नहीं थी। अब तीसरे है जो गैस फेज की बात हम लोग करते हैं, गैस फेज रिएक्शंस हैं जो गैस फेज। अब गैस फेज रिएक्शंस हैं तो गैस फेज में भी हम लोग बेसिकली गैस फेज जो रिएक्शंस है वो तीनों हो सकती हैं, आप दोनों मतलब दोनों कंडीशन भी हो सकती है। वो एक तो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का भी एग्जांपल हो सकती हैं, ये गैस फेज रिएक्शन जो सिस्टम है वो CVRS भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, और ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम VVRS इसको हम लोग बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हो जाएगा, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कब होगा, जब जो है नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, व्हेन
number of moles are not changing in the reaction, changing in the reaction। जब देखिए ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं हो रहे तो रिएक्शन कैसे नहीं हो रही है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये कि अगर मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, गैस फेज रिएक्शन भी हो रही है लेकिन मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों का समेशन करेंगे इंडिविजुअली तो वो बराबर हो जाए। वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर चेंजिंग, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दीजिए, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली हम लोगों ने ये वेरिएबल वॉल्यूम कब होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कब होगा, इसकी 3 कंडीशंस हम लोगों ने बेसिकली पढ़ ली। एक तो जब लिक्विड फेज रिएक्शन होगी तो उसमें अनडाउटली जो है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लो कि हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का केस है। अब दूसरा केस ये था कि वो रिएक्शन कोई दे लेकिन वो फेज़ मेंशन ना करे कि लिक्विड फेज़ है या गैसियस फेज़ है, और कह दे कि आप बताइए कि ये रिएक्शन सिस्टम कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है कि वेरिएबल वॉल्यूम है। तो हम उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स का चेंज जो है ना वो ऑब्जर्व करेंगे, और बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स को चेंज को ऑब्जर्व करने का तरीका है कि हम लोग उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, रिएक्टेंट के भी सम और प्रोडक्ट का भी, तो इसका मतलब वो रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से का एग्जांपल है। लेकिन अगर वही मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं रिएक्शन में, तो इसका मतलब वो वेरिएबल वॉल्यूम का एग्जांपल है। और तीसरा केस कब होगा, जो गैस फेज मेंशन हो कि गैस फेज रिएक्शन है, तो गैस फेज रिएक्शन है तो हम लोग फिर वही देखेंगे, क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो रहे हैं क्या। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का एग्जांपल होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होने के लिए हमें मतलब बताने के लिए बेसिकली हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है तो हम नहीं बता सकते ना कि नंबर ऑफ़ मोल चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल चेंज बताने के लिए हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। फिर उसमें स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है तो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट्स के उनको देखेंगे, उनको उनमें डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस कुछ भी आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का एग्जांपल है, अदरवाइज वो कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का एग्जांपल है। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, अगर डिफिनेशन की बात आए तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम बेसिकली द रिएक्शन सिस्टम, ऐसे रिएक्शन सिस्टम में जहाँ पे क्या हो रहा हो, वॉल्यूम वेरी कर रहा हो, तो द रिएक्शन सिस्टम, ऐसा रिएक्शन सिस्टम जहाँ पे वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का, द रिएक्शन सिस्टम इन विच वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, हम लोग बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम मेजर करते हैं, विच द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज चेंजिंग, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज चेंजिंग विद टाइम, रिएक्शन मिक्सचर वेरीज कर लेंगे, वेरीज या चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि वक्त के साथ जो ऐसे रिएक्शन होंगे वैसे नंबर उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इज नोन एज वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो ऐसा रिएक्शन सिस्टम जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हों, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हो, नंबर ऑफ या वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है। तो जैसे अगर एक रिएक्शन बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ए कोई रिएक्शन है, अभी वही जो पीछे रिएक्शन लिखी हमने, बी रिएक्शन है, ये फॉर्म कर रहा है ये सी प्लस डी। तो बेसिकली क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 या इनिशियली क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0 या इनिशियली वी, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इनिशियली वॉल्यूम जो होगा V0 होगा, वॉल्यूम हमेशा V0 होगा।
और जब t इज इक्वल टू टी कोई टाइम होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं v होता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे तब हम लोगों ने कहा था कि v इज इक्वल टू जो टाइम v इज इक्वल टू ये भी v नॉट होगा, लेकिन वेरिएबल वॉल्यूम के लिए फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो v आपका होगा, v जो किसी भी टाइम पे हम लोगों ने निकाला है वो v नॉट के इनिशियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, तो वहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होगा। अब जैसे अब ये रिएक्शन हो रही है तो हम इनिशियली क्या मानते हैं कि इसके ये मोल इस वक्त कितने हैं, मानते हैं हम लोग Na0 है, Na0। B के मोल कितने मानते हैं, Nb0 है। C के मोल हम लोग मान लेंगे कि Nc0 है। T के मोल Nd0 है। ये कब की बात हो रही है, जब t बराबर 0 था, एक पार्टिकुलर t बराबर 0 मतलब इनिशियल कंडीशंस पे थी। अब t बराबर t हो जाएगा, एक रिएक्शन होगी, तब उस वक्त हम लोग क्या मानते हैं, मोल उसके Na मान लेते हैं, इसके Nb मान लेंगे, इसके Nc मान लेंगे, इसके Nd मान लेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी वक्त प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें चेंज देखना है कि अब इनिशियल मोल्स कितने निकालने हैं, तो इनिशियल मोल्स अगर हम लोग बोले, इनिशियल मोल्स बेसिकली अपने कितने हैं इस वक्त मोल्स, तो सबको ऐड कर देंगे जो इनिशियली मोल प्रेजेंट होंगे, Na0 प्लस Nb0 प्लस Nc0 प्लस Nd0। इसको क्या बोल देंगे, ये इनिशियल टोटल मोल्स हैं। तो इनिशियल मोल्स हैं तो N0 लगा दिया, नॉट लगा दिया तो इनिशियल मोल्स हो जाएंगे। तो टोटल इनिशियल मोल्स Nt0 हो गए। और मोल्स एट एनी टाइम t, मोल्स एट टाइम t, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे t पे मोल्स क्या होंगे, तो उस वक्त जितने मोल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। तो Na प्लस Nb प्लस Nc होगा प्लस Nd इज इक्वल टू, हम बोल देंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो ये मोल्स हैं वो Nt हैं, टोटल मोल्स हैं। तो बेसिकली Na को हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्जन के टर्म में, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट वो डिस्कस करने के लिए हम लोग कह रहे थे कि इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों चेंज हो रहे होंगे तब भी हम लोग कह सकते हैं कि जो है ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए वेरिएबल वॉल्यूम का रिएक्शन सिस्टम है। लेकिन हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स तक जाना ही नहीं है, हमें जस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ही देख के बता देंगे, हम लोग बता सकते हैं कि ये रिएक्शन सिस्टम जैसे ये आपका वेरिएबल वॉल्यूम है या फिक्स वॉल्यूम है। जैसे गैस फेज रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो गैस फेज रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल जब चेंज होगा तो क्या क्या होगा। जैसे गैस फेज रिएक्शन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, गैस फेज रिएक्शन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। तो ये P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है गैस कांस्टेंट है, न्यूट्रल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। तो बेसिकली रिएक्शन में N नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हैं तो ये पूरा चीज़ PV बराबर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो PV की बात अगर करें तो जैसे P इंटू V इज इक्वल टू N जो है इंटू RT, ये तो बेसिकली कांस्टेंट है। ये जैसे N चेंज हो रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि या तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं, प्रेशर भी चेंज हो, वॉल्यूम भी चेंज हो, या कि ये कि प्रेशर आपका चेंज हो, वॉल्यूम ना चेंज हो। हम लोग प्रेशर चेंज कर दें, प्रेशर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि बेसिकली व्हेन N चेंजेस, तो कंडीशंस हम लोग देखते हैं कि व्हेन N जो है N चेंजेस मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, तब क्या क्या हो सकता है। तब ये एक कंडीशन दे हो सकती है कि प्रेशर भी चेंज हो जाए और आपका वॉल्यूम भी चेंज हो जाए, दोनों चेंजेस हो जाएं। लेकिन बेसिकली ऐसा सिस्टम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो रही हों। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक चीज़ को चेंज कराते हैं और दूसरी चीज़ को फिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली इन चेंजेस हों तो हम ये कंडीशन ये बना सकते हैं कि P चेंज कर जाए आपका, और वहाँ पे क्या करें कि वॉल्यूम को हम लोग फिक्स कर दें।
तो ये कौन सा केस हो जाता था, बैच रिएक्टर सिस्टम का केस हो जाता था कि जो बैच रिएक्टर था उसका वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर दे रहे थे और वहाँ पे जो है ना फ्लो अलाउ नहीं करते थे हम लोग, तो वॉल्यूम उसका फिक्स हो गया था, तो वॉल्यूम चेंज मतलब वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। और क्योंकि प्रेशर जो है ना, प्रेशर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है ना इंक्रीज होता जाएगा। जैसे गैसेस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो क्योंकि इस स्पेस आपके लिए फिक्स है, स्पेस आप जो है ना चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल, तो फिर प्रेशर उसका सिस्टम का चेंज होता जाता है। और दूसरा केस वो है कि जहाँ पे हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को चेंज ना करें, और फिर हम लोग वहाँ पे वॉल्यूम जो है ना चेंज कर दें। तो वॉल्यूम चेंज कर दें वहाँ पे, तो प्रेशर को फिक्स कर दें और वॉल्यूम को चेंज कर दें, तो ये भी वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। जहाँ पे प्रेशर फिक्स है, तो जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है तो उसको कम समटाइम्स हम लोग जो है ना क्या कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम जो है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम को हम लोग कहते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। गैसियस फेज की बात हो रही है कि वहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हो रहा है, तो हम लोग प्रेशर बेसिकली कांस्टेंट कर दें। अब वेरिएबल वॉल्यूम में एक्चुअली ये कंडीशन आती है कि जैसे आपका बैच रिएक्टर है, तो बैच रिएक्टर भी क्या वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टर हो सकता है क्या? तो वो बिल्कुल हो सकता है, कंडीशंस हैं उसकी। और क्या, और फिर बाकी जो फ्लो रिएक्शन सिस्टम है जहाँ पे फ्लो होता रहता है, तो वो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम वो बेसिकली इजीली हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे देखिए बलून का एग्जांपल हम लोग लें, बलून के एग्जांपल से। अब बलून को हम लोग जब उसमें एयर डालते हैं फूंक के, तो क्या होता है, प्रेशर नहीं चेंज होता उस केस में, उसका जो है ना वॉल्यूम चेंज होता जाता है। अब देखिए जब हम लोग उसमें बेसिकली जब हवा डालते हैं, तो हवा जब उसमें फूंकते हैं तो उसका प्रेशर तो नहीं चेंज होता, प्रेशर जो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एग्जिट हो रहा है तो वही अंदर से है, लेकिन अब उसका वॉल्यूम जो है ना चेंज होता जाता है। लेकिन जब जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग वो करें, प्रेशर दें उसमें, मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज करते जाएं उसका, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, कि वो उतना सस्टेन कर सकता है, वॉल्यूम उसका चेंज उतना हो जाएगा। बेसिकली प्रेशर ही हम लोग डाल रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज़ होने के नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे थे, तो आपस में कोलिजन कर रहे थे, तो प्रेशर बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसकी जो बाउंड्रीज थी वो मतलब वेरी करती जा रही थी, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा था। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करें, रिजिड सिस्टम ले लें, रिजिड सिस्टम मान लीजिए कि कोई स्टील का कोई एक कंटेनर ले लें, अब उसमें हम लोग अगर उसमें अब प्रेशर डाल, मतलब एयर भरें या कोई गैसेस भरें, तो क्या उसकी बाउंड्रीज चेंज होंगी? क्या उसकी बाउंड्रीज तो चेंज नहीं होती हैं। तो क्या वो वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम नहीं है क्या? वो भी वेरिएबल, क्योंकि वॉल्यूम तो हम लोग जैसे जैसे गैसेस डाल रहे हैं ना, वॉल्यूम उसका चेंज होता जा रहा है। अब लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक जैसे रिएक्टर ही है, तो रिएक्टर आपका है तो मान लीजिए किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसकी एक स्टैंडर्ड मतलब वो होता है सेफ्टी, मतलब जो एक डिज़ाइन होता है उसका कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तक ही उसको हम लोग मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए एक रिजिड सिस्टम है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो हम उसमें अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें, मतलब गैसेस नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ करें, जैसे हम गैसेस डाल रहे हैं, जैसे सिलेंडर की एग्जांपल ले लीजिए, गैस सिलेंडर है, तो उसमें हम लोग हर एक उसकी एक लिमिट होती है कि जैसे 10 केजी के सिलेंडर है तो उसमें 10 केजी ही डालते हैं, बहुत करेंगे। अगर हम लोग जैसे ज़्यादा डालते हैं, 10 केजी से ज़्यादा डालेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो उसको अकोमोडेट कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर चेंज हो रहा है। तो प्रेशर चेंज हो रहा है तो एक्चुअली एक लिमिट तक ही प्रेशर मतलब वो सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि उसको जब डिज़ाइन किया जाता है तो सेफ्टी प्रेशर है कि जैसे आपने 10-12 केजी भरने की कोशिश की, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ किए, तो प्रेशर चेंज किए, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि जब एक उसके स्टैंडर्ड लिमिट है जिस प्रेशर के लिए डिज़ाइन है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर चेंज, और प्रेशर जो एक ज़्यादा हो जाएगा एक लिमिट से, तो ब्लास्ट हो जाएगा बेसिकली। तो रिएक्टर भी ब्लास्ट हो सकता है ऐसे कंडीशंस में, या कोई आपका कंटेनर जिसमें आप भर रहे हैं वो ब्लास्ट हो सकता है। तो जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ऑपरेट करने में। तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यूज़ हम लोग को, मतलब कि कितना प्रेशर वो सस्टेन कर सकता है या कितना वेरिएबल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बहरहाल क्योंकि इसकी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं होगा,
लेकिन वहाँ पे प्रेशर चेंज होता जाएगा, तो फिर वो सिस्टम वेरिएबल वॉल्यूम कैसे होगा? तो अगर वो फ्लो सिस्टम है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आपका फ्लो सिस्टम जैसे है, ये मान लीजिए कि इस टाइप का कोई रिएक्टर था, तो आप एक तरफ से फीड इन कर रहे थे, ये फीड था, और FA नॉट मान लीजिए, और FA आप फिर वही प्रोडक्ट आउटपुट ले रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है ना रिएक्शन के बाद चेंज हो रहे हैं, और आप जो है ना इसका प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब उसको कंप्रेस करके वो नहीं कर रहे हो। अगर प्रेशर आप चेंज कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे, तो मतलब लिमिट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं, तो उस वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं, मतलब आप प्रेशर नहीं चेंज करो, आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन वॉल्यूम क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? तो उसको कैसे मतलब हम लोग अकोमोडेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो फ्लो होता है, आपका फ्लो हो रहा होता है, इसमें फ्लो रेट चेंज कर देते हैं। भाई अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमने तो इसको जो मोल्स को हैं, इसको गैसेस को निकालना पड़ेगा हमको जल्दी, ज़्यादा तेज़। तो वहाँ पे हम लोग जो सिस्टम में बात करने लगते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म में बात करते हैं। तो V नॉट जो होगा इनिशियल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा, V जो होगा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एग्जिट होगा। कंसंट्रेशन वगैरह सब की बात करेंगे, CA नॉट की बात करेंगे, CA की बात करेंगे, फ्लो रेट अगर है तो फ्लो की बात करेंगे, कन्वर्जन है तो x0 xa की बात करेंगे। लेकिन जो वॉल्यूम है वो V की टर्म में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म में बात करते हैं, ये V नॉट जो है ना। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालते कैसे हैं? V नॉट बराबर V/T होता है, मतलब टाइम में कितना वॉल्यूम, एक यूनिट टाइम में आपने कितना वॉल्यूम जो है ना इंटर करा दिया है, निकाल लिया, तो वहाँ उससे जो है ना हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो बेसिकली ऐसे सिस्टम के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म में हम लोग बात करेंगे। तो क्या हमेशा जो है ना, हमेशा जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या हमेशा नंबर ऑफ़ मोल्स हमेशा प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स एक्चुअली बेसिकली कम होते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोग कम भी कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूमेट्रिक जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, कब वो वेरिएबल वॉल्यूम होगा, कब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होगा। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हम लोग मेज़र करेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम बेसिकली कैसे मेज़र किया जाता है? तो वॉल्यूम मेज़र करने के लिए हम लोग यहीं पे आते हैं प्रीवियस इक्वेशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने ये रिएक्शन सिस्टम माना था हम लोगों ने कि कंसीडर, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टू मेज़र करना चाह रहे हैं वेरिएबल वॉल्यूम, मेज़र करना चाह रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम, VVRS, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। उसमें हम लोग वॉल्यूम को कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है वॉल्यूम मेज़र करना। तो वॉल्यूम मेज़र करने के लिए जैसे हम लोग कोई रिएक्शन ले रहे हैं, A आपकी रिएक्शन है प्लस B ये रिएक्शन है, गिव्स टू C है प्लस D है। यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। A B रिएक्टेंट है और C D प्रोडक्ट्स हैं। तो एट t=0 पे V बराबर V नॉट होगा, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? Na नॉट होंगे, Nb नॉट होंगे, Nc नॉट होंगे, Nd नॉट होंगे। तो हमने Nt देख लिया था यहाँ से, Nt नॉट जो अपना था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, वो सबको ऐड कर देते थे, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को मिल जाता था Na नॉट प्लस Nb नॉट प्लस Nc नॉट प्लस Nd नॉट। इसको जोड़ दिया तो हम लोग को इनिशियल Nt नॉट मिल गया। अब t बराबर टाइम, जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो वॉल्यूम वहाँ पे V होगा, वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, और वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स देख ली। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग रिएक्शन कराते थे, इसके पहले जब रिएक्शन करा रहे थे, तो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे जैसे पहली केस तो Na नॉट लिख दिया, एट t पे हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे Na लिखते थे, यहाँ पे Nb लिखते थे, यहाँ पे Nc लिखते थे, यहाँ पे Nd लिखते थे। और Na कैसे निकालते थे? Na क्या करते थे हम लोग? कन्वर्जन की हेल्प लेते थे। Na नॉट 1 - xa, या कहते थे क्या? Na नॉट
माइनस एन ए नॉट एक्स से कहते थे यहाँ पे। इसी तरह एन बी नॉट को कैसे लिखते थे, एन बी नॉट इज इक्वल टू एन बी निकालते थे तो एन बी नॉट माइनस एन बी नॉट एक्स बी होता था। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते थे। देखिए एक्स से, अगर एक्स ए और एक्स बी को देखें तो दो वेरिएबल, और एन ए एन बी को देखें तो दो वेरिएबल। तो हम लोग दो वेरिएबल्स को तो डील नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे फिर हम लोग इस चीज़ की हेल्प लेते थे ना कि इनको जो है, जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको यूनिटी बना देते थे। ए याद है तो ए अब बी बाई ए गिव्स टू सी बाई ए प्लस सी प्लस डी बाई ए डी। तब हम लोग कह देते थे कि जो जैसे बी का जो नंबर ऑफ मोल्स बी के रिएक्ट होंगे, और एन बी नॉट एक्स ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, तो एन बी नॉट एक्स बी जो होगा वो क्या हो जाता था, जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और एन ए नॉट एक्स ए। ये हम लोग प्रीवियसली करते थे। एक्चुअली हम लोग एक ही वेरिएबल लिखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ एन बी नॉट एक्स बी को हम लोग जब रिप्लेस कर देंगे तो एक ही वेरिएबल एक्स से ही एक वेरिएबल रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग गैसियस फेज रिएक्शन सिस्टम में एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग ये कन्वर्जन यूज़ करते हैं एक्स से, तो हर एक रिएक्टेंट के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो Na लिख रहे हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, एक नए टर्म में लिखेंगे। नए टर्म में लिखने का मतलब Na नॉट जो है, Na नॉट माइनस जो है, हम लोग क्या लिखते थे, Na नॉट माइनस Na नॉट एक्स से, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जाई। तो A इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू जाई, ये है आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे मोल्स होंगे। एन बी नॉट के लिए क्या लिखेंगे, एन बी नॉट माइनस इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जाई। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे सी की मोल्स कितने होंगे, तो एन सी नॉट माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो सी इंटू जाई। और इसी तरह डी की जब हम लोग बात करेंगे तो डी के मोल्स कितने हो जाएंगे, एन डी नॉट जो इनिशियली मोल्स थे प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे होंगे तो डी इंटू जाई। ये हो गया आपका किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। तो हम पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ टोटल मोल्स निकालना चाहें तो इसको एन टी बोलेंगे, और क्या कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देंगे। तो एन ए नॉट माइनस ए जाई प्लस एन बी नॉट माइनस बी जाई प्लस एन सी नॉट प्लस सी जाई प्लस एन डी नॉट प्लस डी जाई, जो डी जाई। अब देखिए एन ए नॉट प्लस एन बी नॉट प्लस एन सी नॉट प्लस एन डी नॉट को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो एन ए नॉट प्लस एन बी नॉट प्लस एन सी नॉट प्लस एन डी नॉट, इनको एक साथ हमने रख लिया। अब देखिए प्लस जाई है तो जाई को एक साथ हमने रख लिया, जाई को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आपके पास बचा। अब ये क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ रहे थे, ये क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एन। तो एन टी जो हुआ, अब ये क्या चीज़ पूरी है, ये देखिए ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे, तो एन टी बराबर क्या होगा, एन टी नॉट प्लस ये जाई इंटू क्या है, डेल्टा एन बोल देंगे। डेल्टा एन मतलब फाइनली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए प्रोडक्ट्स के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग अगर बना लें। बेसिकली हम लोग की कोशिश क्या है, हम लोग निकालना चाह रहे हैं वेरिएबल वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो हमारा पर्पस यहाँ पे है कि वॉल्यूम कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जाई यहाँ से क्या है, जाई अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें किसी, तो ये पूरे जाई एक रिएक्शन सिस्टम के लिए होता है, और इसको बोलते हैं जाई बराबर ही, ये क्या है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। ये रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक कंप्लीट हो रहा है ये है, और ये बेसिकली किसी भी कंपाउंड के लिए कैसे निकालते हैं, एन ए नॉट माइनस एन बी नॉट डिवाइडेड बाई ए, उसका कोफिशिएंट, और ये किसके बराबर होगा, ये जैसे जाई यहाँ पे लिखे हैं, तो जाई पूरे रिएक्शन सिस्टम के लिए है, मतलब तो ये एन ए नॉट माइनस एन ए डिवाइडेड बाई ए, ये बराबर होगा क्योंकि जाई सबके लिए सेम है, तो एन बी नॉट माइनस एन बी
डिवाइडेड बाई बी, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू NC0 प्लस NC, क्योंकि वहाँ पे मोल्स जो है ना क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू ND0 प्लस ND डिवाइडेड बाई D, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे जाई को बेसिकली डिफाइन करते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब जो देखिए, क्योंकि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन आई है वो इक्वेशन फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। NT इज इक्वल टू आप क्या है, NT नॉट प्लस जाई इंटू डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है आपका, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली है। अब हम अगर आइडियल गैस की बात करें, आइडियल रिएक्शन सिस्टम की बात करें, आइडियल गैस अब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे हम लोग आइडियल गैस कैसे लिखेंगे, P0 V0 इज इक्वल टू RT0। अब n जो है ना, n स्मॉल n लिखते हैं हम लोग, कैपिटल N भी लिख दें तो उसको कोई इशू नहीं है, एक n नंबर ऑफ मोल्स है ना, बेसिकली हम लोग PV इक्वल टू NRT लिखते हैं, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो स्मॉल n से लिखें या कैपिटल N से कोई इशू नहीं, तो हम लोग NT0 ऐसा लिख सकते हैं इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे, या इनिशियली इसको t इक्वल टू 0 या इनिशियल कंडीशन भी कहते हैं। इनिशियल कंडीशन पे आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ये गैस आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, P0 V0 इज इक्वल टू NT0 RT0। अब एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, t इज इक्वल टू जब टाइम t होगा तो आपके क्या होगी, ये PV इज इक्वल टू NT, उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स n होंगे, R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, t टाइम हो गया। अब बेसिकली हमें v निकालना है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे v क्या होगा। तो इक्वेशन ये 1 बनाया था, 2 ये इक्वेशन हो गई, ये 3rd हो गई। बेसिकली हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी डिवाइडेड इज इक्वल टू NT इंटू R इंटू T, और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P0 V0, यहाँ पे NT0, यहाँ पे R, यहाँ पे T0। तो हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग v निकालना चाह रहे हैं, तो v बाई वी नॉट के एक तरफ रखते हैं हम लोग। v बाई वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT बाई NT नॉट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मोल्स इंटू NT नॉट इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा, P को इधर ले जाएंगे तो P0 बाई P बचेगा इंटू T बाई T नॉट, ये है। अब बेसिकली हमें v निकालना है, तो v अगर निकालने के लिए तो फिर हम लोग फर्दर v को इधर कर देते हैं, V0 NT बाई NT नॉट इंटू P बाई P नॉट, सॉरी P0 बाई P इंटू T बाई T नॉट। यहाँ तक हम लोग पहुँच आए। अब हमें बेसिकली इसमें वेरी क्या कर रहा है, प्रेशर वगैरह तो हम लोग जो मेज़र कर लेंगे अलग बात है। यहाँ पे जो बेसिकली हमें चेंज करना है, हमें NT बाई NT नॉट को रिप्लेस कर देंगे, तभी हम लोग को वैल्यू मालूम चल जाएगी। अब NT बाई NT नॉट को रिप्लेस करने के लिए हमें इक्वेशन 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो इक्वेशन 1 थी। तो हम लोग आते हैं इक्वेशन 1 पे। अब इस बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं जो NT बाई NT नॉट है उसको किसी एक दूसरी टर्म में रिप्लेस कर दें जो मेजरेबल टर्म्स हों या कोई इजी टर्म हो, उससे हम लोग फिर वेरिएबल वॉल्यूम जो है वी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है हम लोग को, NT इज इक्वल टू NT नॉट प्लस डेल्टा एन प्लस जाई इंटू डेल्टा एन। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना है, NT बाई NT नॉट का फॉर्म लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NT नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई NT नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ मोल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो NT बाई NT नॉट इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा प्लस ये जाई है
इंटू डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन टी नॉट। अब यहाँ पे हम लोग जाई की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि एक अगर रिएक्टेंट की एक के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक के लिए हम लोग जाई बेसिकली रख दे रहे हैं हम। तो 1 प्लस जाई की वैल्यू यहाँ से देखिए, जाई की वैल्यू क्या आई है, Na0 माइनस Na अपॉन ए। तो यहाँ से हम लोग जाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ जाई की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग Na0 माइनस Na डिवाइडेड बाई ए, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा एन बाई एन टी नॉट। हम लोग थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन मतलब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे इसमें, तो डेल्टा एन बाई एन टी नॉट है, यहाँ पे देखिए। एक्चुअली हम लोग अगर इसको कन्वर्जन के टर्म में किसी तरह लिख सकें, तो कन्वर्जन के लिए क्या होता है, जो एक्स से होता है Na0 माइनस Na अपॉन Na0, तो बेसिकली हम क्या करें, Na0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को इसके साथ लिख रहे हैं डेल्टा एन डिवाइडेड बाई ए इंटू, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे Na0 माइनस Na पहले से ही था, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं Na0 से। तो Na0 से हम लोगों ने डिवाइड किया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्जन के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा Na0 और डिवाइडेड बाई आपका NT0 जो था, वो आपका NT0 इनिशियली NT0 अब हमारे पास है ही। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, ये वाला टर्म तो कन्वर्जन हो गया। अगर ए के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये एक से हो गया, तो इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स से, ये पूरा टर्म एक्स से हो गया। और ये वाला टर्म आपका क्या बचा, Na0 डिवाइडेड बाई NT0। तो Na0 इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स बात करी जाए तो ये इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स थे, लेकिन अगर क्योंकि गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल उसका प्रेशर था। NT0 जो है ना, किसी वक्त का प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब एट टी इक्वल टू 0 पे Na0 बाई NT0 मतलब इसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल जो इसका प्रेशर है। तो मोल्स और प्रेशर में बेसिकली हम लोग जो ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या कैसे मेज़र करते हैं, प्रेशर मेज़र करना हम लोग के लिए टारगेट हो, मतलब चैलेंज होता है। तो प्रेशर मेज़र करने के कई तरीके हैं। जैसे प्रेशर तो हम लोग या तो एक ऐसा करें कि गैस क्रोमेटोग्राफी ले लें, ऑनलाइन गैस क्रोमेटोग्राफी मतलब रिएक्शन सिस्टम में फीड कर दें, मतलब उसमें फिक्स कर दें। उसके बाद फिर उस गैस क्रोमेटोग्राफी से उसको एक्चुअली बेसिकली ऑनलाइन गैस क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन गैस क्रोमेटोग्राफ को यूज़ करके वहाँ पे उसकी मतलब मेज़र करते रहें उसकी कंसंट्रेशन गैस की, और फिर उसको सिस्टम में हम लोग रिसाइकिल करते रहें। लेकिन ये कॉस्टली सिस्टम होता है, ये 40 लाख 50 लाख रुपीज़ का ऑनलाइन गैस क्रोमेटोग्राफ आता है। तो बीइंग एन इंजीनियर हम लोग को जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में और कॉस्ट को कम करके ही यूज़ करना चाहिए, कॉस्ट मिनिमम हो। तो दूसरा ये होता है कि हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं, तो प्रेशर मेज़र करते हैं और उससे जो है ना हम लोग पार्शियल प्रेशर जो है मेज़र कर लेते हैं। तो प्रेशर टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं, और मोल फ्रैक्शन जो अपने होते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें मोल से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म आपका ये बन रहा है Na0 माइनस Na, इसको देखिए फर्दर इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ये जो टर्म है इसको डेल्टा, और जो किसके बात के टर्म में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट ए के बात में है, तो इसको डेल्टा ए बोल देते हैं। और यहाँ से जो है ये वाला टर्म जो है इसको हम लोग बोलेंगे Ya0 मोल। ये Ya0 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसमें, गैसियस फेज में, और इनिशियली है Ya0 इंटू जो है एक्स है। ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया NT बाई NT0। इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, जो डेल्टा ए है बेसिकली डेल्टा ए जो हम है वो क्या है, डेल्टा N बाई ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो चेंज हो रहे हैं D प्लस C माइनस A माइनस B डिवाइडेड बाई जिस रिएक्टेंट के टर्म में बात कर रहे हैं A, वो तो डेल्टा N बाई ए हो गया। और ये Ya0 बेसिकली क्या है, इनिशियली आपका जो मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है, तो वो Na0 बाई NT0 है।
और ये किसके बराबर होगा, ये जो इनिशियली जो मोल फ्रैक्शन होगा, अगर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो जो इसका ये YA0 होगा मोल फ्रैक्शन, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बराबर होगा ना, इनिशियली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। इसलिए पार्शियल प्रेशर का हम लोग यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग ये यूज़ कर रहे थे। अब देखिए NT/NT0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो NT/NT0 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग जो है ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पे टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एप्सिलॉन A XA। ये नंबर ऑफ, बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए NT/NT0। तो यहाँ पे ए क्या है, एप्सिलॉन A है, एप्सिलॉन A। ई जो है ना, मतलब ये इसको जो है बोलते हैं एप्सिलॉन, एक ग्रीक लेटर है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, NT/NT0। बेसिकली हम लोग NT/NT0 की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। NT/NT0 इज इक्वल टू, हम लोग पहुँचा है 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। अब यही इसी NT/NT0 हमको लोग को रिप्लेस करना था इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 जो भी हम लोगों ने डिराइव की थी। इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4th अगर नाम नहीं दिया तो इक्वेशन नंबर 4th इसको बोल देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 5 ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो है रिप्लेस करना है किसकी वैल्यू, NT/NT0 की। तो रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ NT/NT0 इन इक्वेशन नंबर 4, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ NT/NT0 इन इक्वेशन 4। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस एप्सिलॉन A XA P0/P इंटू T/T0। ये हम लोग का बेसिकली वॉल्यूम, आपका जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है वहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। इसमें एक टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन ए को हम लोग डिफाइन करेंगे फर्दर कि एप्सिलॉन ए क्या है। तो एप्सिलॉन ए जो है आपका, इसको वॉल्यूमेट्रिक चेंज कहते हैं या फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम है। बेसिकली ये क्या है, आपको कहिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फैक्टर। तो एप्सिलॉन जो है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ये क्या चीज़ है, ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर, वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर। तो इक्वेशन नंबर ये आपकी मान लीजिए 6 आ गई। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बेसिकली वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम जब वहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, प्रेशर भी वेरी कर सकता है, तो हम लोग जो वॉल्यूम है उसको किस तरह लिखेंगे, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस एप्सिलॉन A XA P0/P T/T0। इसमें एक चीज़ हमें डिफाइन करना रह गई कि ये एप्सिलॉन A क्या है। एप्सिलॉन A तो अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है आपका डेल्टा A इंटू YA0। लेकिन इसको दूसरे टर्म में भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी कभी कभी होता है मेज़र करना। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लें इस इक्वेशन को, उसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन को। तो ये जो V बराबर V0 है 1 प्लस एप्सिलॉन A XA P0/P T/T0 के लिए इक्वेशन आई है। अगर यही रिएक्शन की हम लोग बात करें फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल रिएक्शन सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो P जो होगा P बराबर P0 के बराबर होगा, और आइसोथर्मल है तो T बराबर T0 के बराबर होगा। तो उस केस में वॉल्यूम जो आएगा अपना, जो वेरिएबल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। ये नेक्स्ट इक्वेशन अपनी हो गई इक्वेशन 7।
ये बेसिकली ये इक्वेशन कब आती है? ये इक्वेशन तब आती है जब हम लोग जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के लिए बात करते हैं आइसोथर्मल रिएक्शन सिस्टम के लिए, तो वॉल्यूम अपना निकल के आता है इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। यहाँ पे एप्सिलॉन ए डिफाइन कर देना ज़रूरी है, उसके बाद फिर चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे। एप्सिलॉन ए जो डिफाइन करते हैं ये बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर है, ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं उसी की वजह से ये वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसको एप्सिलॉन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बेसिकली होता है आपका चेंज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर कंप्लीशन। बेसिकली इसको अगर इस तरह हम लोग डिफाइन करें, एक तो वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं हम लोग, या तो मोल्स के टर्म में। तो पहले हम लोग मोल्स के टर्म में, पहले वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में होता है कि एप्सिलॉन ए जो होता है वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 1 माइनस वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ लिख दी? ये बेसिकली लिखी है कि वॉल्यूम जब होगा उसका जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना होगा, और वॉल्यूम जब इनिशियल नंबर ऑफ जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब वॉल्यूम कितना हुआ। जहाँ पे ये डिफाइन कर देना भी ज़रूरी है कि वॉल्यूम v एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब है आपका कि वॉल्यूम एट 100% कन्वर्जन, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन सिस्टम ऑन कंप्लीट कन्वर्जन। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम फॉर कंप्लीट कन्वर्जन, जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तब रिएक्शन सिस्टम कंप्लीट कन्वर्जन और वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम एट नो कन्वर्जन, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम एट नो कन्वर्जन एट इनिशियल कंडीशन। लेकिन हमने देखा अभी जस्ट बेसिकली कि जो वॉल्यूम होगा वो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे इसको मोल्स के टर्म में, तो वो क्योंकि मोल्स हमारे लिए इजी होगा तो बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि एप्सिलॉन मोल्स के टर्म में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन सिस्टम, चेंज, इसको एप्सिलॉन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स में चेंज में इंटरेस्टेड हैं, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन सिस्टम और किस वक्त की ये चेंज की बात कर रहे हैं? एट कंप्लीट कन्वर्जन। ये जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट या व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट या कंप्लीट कन्वर्जन बोल दें, या कंप्लीट कन्वर्जन फॉर कंप्लीट कन्वर्जन डिवाइडेड बाई, ये बेसिकली रेशियो फ्रैक्शन है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन सिस्टम व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फेड टू द रिएक्टर। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली कहते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स फेड टू द रिएक्टर कि मतलब इनिशियली मोल्स कितने थे और फाइनल में मोल कितने हुए। तो चेंज कैसे हम लोग निकालते हैं? चेंज हम लोग निकालते हैं हम इसको बोलेंगे क्या? एनटी बोलेंगे। फाइनल माइनस, जो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे या फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हम लोग मोल्स कह रहे हैं, चेंज कह रहे हैं। तो चेंज बेसिकली क्या होगा? तो एनटी नंबर ऑफ टोटल मोल्स जब x इज इक्वल टू कंप्लीट कन्वर्जन माइनस चेंज इन एनटी नॉट, या बोल दीजिए या एनटी बोल दीजिए x इज इक्वल टू 0 पे, तो बेसिकली वो एनटी नॉट हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एनटी कब? जब कोई मतलब रिएक्शन नहीं थी, इनिशियल मोल्स थे। तो बेसिकली इसमें जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं कि एनटी जो है ना कब? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल माइनस नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल। तो ये बेसिकली ये वाली एक्सप्रेशन ज़्यादा यूज़फुल है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा, माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स
कितने हैं उनको चेंज कर देंगे, क्योंकि वही बताता है कि चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्शन सिस्टम में कितने थे। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन सिस्टम में, तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन को डिफाइन अगर करना है तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो एप्सिलॉन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज, एप्सिलॉन इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर कंप्लीशन। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, कंप्लीशन। जब हम लोग कंप्लीशन मानेंगे तभी नंबर ऑफ मोल्स के चेंज देखेंगे टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली ये एप्सिलॉन जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए उसके डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि हम लोग वॉल्यूम जो है ना, वेरिएबल वॉल्यूम के केस में जैसे गैस फेज रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम हम लोग वहाँ पे कैसे मेज़र करेंगे। तो वॉल्यूम जो मेज़र करेंगे V = V0 1 + εx है, देखा हम लोगों ने इसको डिराइव किया उसमें P0/P T/T0। लेकिन जब अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम तब की बात जब आपका ये प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तब ये इक्वेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली यही इक्वेशन ज़्यादा यूज़ होनी है, क्योंकि जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो आइसोथर्मल कंडीशंस पे और कांस्टेंट प्रेशर पे ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था जाई बेसिकली क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर था। वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर को हम लोग किस तरह डिफाइन कर रहे थे कि वॉल्यूम जब फाइनल कन्वर्जन हो जाए तो उस वक्त वॉल्यूम क्या है, इनिशियल कन्वर्जन मतलब जब नो कन्वर्जन पे वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाय नो कन्वर्जन पे। लेकिन क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स में पढ़ रहे हैं चीज़ें तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मोल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहाँ वॉल्यूम से इसको रिलेट कर दिए, मोल से रिलेट कर दिए कि जब मोल कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तब मोल क्या है, जब नो कन्वर्जन था तो उस पर क्या मोल्स थे, डिवाइड बाई नो कन्वर्जन पे मोल मतलब इनिशियल मोल्स। तो वहाँ से जाई डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाई कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जाई किस तरह कैलकुलेट करते हैं।